Chapter 10. Good evening, all. Welcome to Learners Academy. So, yesterday we left at this portion of your notes. पावर कट की वजह से यहाँ पे हमने ब्रेक किया था. कल ही समझा दिया था इसको, बट आप नोट करना भूल गए थे. टॉपिक वॉज, व्हाट वॉज द टॉपिक? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. ये पूरा टॉपिक समझा दिया था हमने कि सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे बने हुए एंगल का डबल होगा. राइट, याद है? तो ये नोट डाउन करो फटाफट. The angle subtended by an arc of a circle at the center of the circle is twice the angle subtended by the same arc at any point lying on the remaining part of the circle. The important thing is that कि जो center पे angle subtend हो रहा है at the center, और जो at any point lying on the remaining part of the circle पे angle subtend हो रहा है, ये दोनों एंगल सेम आर्क से सबटेंड होने चाहिए. ये जिस आर्क से सबटेंड हो रहा है ये वाला एंगल भी उसी सेम आर्क से सबटेंड होना चाहिए, तब जाके डबल होगा. ठीक है, तब लिखना है. हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली नीचे का भी लिखना ही है. हाँ. 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 नहीं, बताएंगे वो भी. क्योंकि अगर जीरो बराबर जीरो प्रूव करके किसी भी इक्वेशन को प्रूव करना अलाउड होता, तो जैसे ही इक्वेशन आई पहले एक स्टेप ही लिख देता मैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय जीरो, हेंस प्रूव्ड. जीरो बराबर जीरो क्यों नहीं होता वो भी बताएंगे आपको. उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है. ठीक है. बाकी अभी के लिए आप ये याद रखो कि जीरो बराबर जीरो करके नहीं प्रूव किया जा सकता किसी भी इक्वेशन को. ठीक है. हाँ, फिर हमने क्या सीखा था कि अगर सेम पार्ट ऑफ द सर्किल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल के बाद अगर सेम उसी आर्क पे एंगल सबटेंड कर दें, जैसे ये वाला और ये वाला, ये सेम आर्क पर है और ये रिमेनिंग पार्ट पर है, तो इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री. ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री. और क्यों होते हैं ये एंगल सप्लीमेंट्री बोलो? क्योंकि अगर मैंने एक एंगल यहां पे सबटेंड किया तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. ये क्लास 9 में हमने सीखा था. तो नेक्स्ट पॉइंट उसी का है. A quadrilateral whose four vertices lie on the circle is called a cyclic quadrilateral. ठीक है, यहां तक लिखा. चलो नेक्स्ट आ जाओ. एंड, हाँ, हाँ, एंड द अपोजिट एंगल्स, उसी की साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ही आगे का एक्सप्लेनेशन है. पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो बताया गया. क्या होता है? जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल के ऊपर लाए करे. अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो तो समझ में आ गया. अब ये सीखेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्या प्रॉपर्टीज हैं. अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. दैट मीन्स अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो उसमें अपोजिट एंगल्स लाइक ए सी बी प्लस ए डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. अब इसमें से अगर मुझे एंगल एडीबी निकालना है, तो ये एसीबी उधर चला गया, बोलो, तो क्या बन गया? 180 माइनस एंगल एसीबी. और याद करो अभी अभी अपन ने क्या लिखा था कि एंगल एसीबी एंगल एओबी का हाफ है. लिखा था. सेंटर वाला उसका डबल था ना, तो वो इसका हाफ होगा. तो इसकी एसीबी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? एओबी का हाफ. तो इस तरीके से एंगल एडीबी की वैल्यू सीधे ही एंगल एओबी से आ गई. कैसे आ गई? उसका हाफ करके 180 से मत घटा दो. ठीक है. अगर एसीबी गिवन है और एडीबी पूछा है तो हाफ करके कहां कहां से घटा दो? 180 से घटा दो. गॉट इट? लिख लिया इतना?
लिख लिया? लिख लिया क्या? ओके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है, तो केवल टॉपिक समझ लो, उसका प्रूफ नहीं देखेंगे। पहले समझ लो भाई क्या होता है ये। सर्कल एंड टेंजेंट से रिलेटेड ही टॉपिक है, इसलिए समझना थोड़ा जरूरी है। चलो जी, देखो इधर स्क्रीन पे। देखो बेटा, यहाँ पे एक सर्किल दिख रहा है, और क्या क्या दिख रहा है इस फिगर के अंदर? आपको क्या क्या दिख रहा है बताओ। एक सर्किल दिख रहा है, एक सर्किल के बाद एक टेंजेंट दिख रही है। इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या दिख रहा है? आर पे टच हो रहा है। फिर इस सर्किल के अंदर कुछ कोड्स दिख रही हैं, जैसे ये भी एक कोड है। आगे बोलो। ये भी एक कोड है। आगे बोलो। ये भी एक कोड है। ये भी एक कोड है। और फिर ये भी तो एक कोड है। ठीक है, ये सब कुछ दिख रहा है। अच्छा, ये डायमीटर है या नहीं है अभी स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि सेंटर मार्क नहीं किया ना। अगर मैं सेंटर मार्क करूंगा तब स्पेसिफाई होगा कि ये डायमीटर है। बट जब तक स्पेसिफाइड नहीं है तब तक उसको डायमीटर नहीं मानना। यहां तक क्लियर है? अब सुनो। टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल तो सब जानते हैं 90 डिग्री होता है। होता है? होता है। लेट्स से सेंटर है। या फिर डायमीटर भी बना दें, तो डायमीटर और टेंजेंट के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है, ये भी सब जानते हैं। पर हम चर्चा कर रहे हैं कि टेंजेंट और किसी कोड के बीच का एंगल क्या होता है। अब ये एस आर, यहाँ पे डायमीटर नहीं है, एस आर कोई भी कोड है। समझ आया? एस आर कोई भी कोड है। तो एनी कोड, कोई भी कोड बना दो, हाँ, पर वो कोड आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनानी पड़ेगी। वो कोड कहाँ बनानी पड़ेगी आपको? क्योंकि अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नहीं बनाते हो, सपोज करो आप कोड यहां बनाते हो, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में तो इंटरसेक्शन ही नहीं करवाया, तो एंगल कैसे बनेगा? समझ आया? तो अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई कोड बनाते हैं, तभी तो वो इंटरसेक्शन होगा टेंजेंट से। तो तभी तो कोई एंगल बनेगा। जैसे एक साइड का इधर बन रहा है और एक साइड का, दो एंगल्स बनते हैं। जब भी दो लाइंस टकराती है तो दो एंगल्स बनते हैं ना, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस। ठीक है। तो चलो अभी एक एंगल की बात करते हैं। तो इसमें ये वाला एंगल जो देख रहे हो आप, एस आर क्यू, एंगल एस आर क्यू, ये एंगल किसके इक्वल होगा ये समझना है। कितना होगा वो तो नहीं पता लगाया जा सकता, एग्जैक्टली कितना उसका मेजरमेंट होगा, कितने डिग्री होगा, वो तो डायरेक्टली नहीं पता लगाया जा सकता, पर किस एंगल के इक्वल होगा ये पता लगाया जा सकता है। तो सुनो, अब इस कोड को देखो भैया, कि इस कोड ने इस सर्किल पे दो एंगल सबटेंड किए गए हैं, एक टी पर और एक यू पर। चेक करो। एक तो आर टी एस, एक आर यू एस। यस सुनो, ये दोनों एंगल किसने सबटेंड किए हैं? कोड आर एस ने। किसने? कोड आर एस ने। और जो दो एंगल सबटेंड हुए हैं, ध्यान से देखो, वो दोनों एंगल जो हैं वो उल्टे सेग, एक सेगमेंट क्या होता है, जो कोड से कट जाए सर्किल तो सेगमेंट बनता है। तो सपोज करो आर एस, आर एस कोड से अगर अपन काट दे सर्किल को, तो इधर का सेगमेंट अलग है और इधर का सेगमेंट अलग है। सीखा है हमने सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। तो दोनों अलग अलग सेगमेंट में बने हुए एंगल्स हैं। एक तो बना है इस सेगमेंट में, एक बना है इस सेगमेंट में। समझ आया? ठीक है। अब अगर आप इस कोड से राइट साइड वाला एंगल देख रहे हो टेंजेंट के साथ, तो वो इक्वल होगा लेफ्ट साइड वाले सेगमेंट पे बने एंगल से। और अगर लेफ्ट साइड वाला एंगल देख रहे हो, तो वो इक्वल होगा राइट साइड में जो सेगमेंट पे वही कोड एंगल बनाएगी, उसके इक्वल होगा। बोलो, समझ आया? इनको बोलते हैं एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। क्या बोलते हैं? एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। अगर राइट साइड वाला पार्ट ले रहे हो, एंगल ले रहे हो आप, किस किस के बीच का? कोड का और टेंजेंट के बीच का राइट साइड वाला एंगल ले रहे हो, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट, उल्टे सेगमेंट में जो एंगल बना है उसके इक्वल होगा। और लेफ्ट साइड वाला ले रहे हो तो अगेन ऑल्टरनेट सेगमेंट, राइट साइड वालों को, ये इसके इक्वल होगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देखो ये डबल सिंगल डैश देख रहे हो, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। और ये डबल डैश देख रहे हो, बोलो, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। समझ आया? अच्छा, टेल मी समथिंग, कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा क्या? तो इन दोनों का सम भी तो 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो सब जस्टिफाइड हो रहा है ना? हो रहा है नहीं हो रहा है?
भाई ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इन दोनों का सम 180 क्यों होगा? वही अभी सीखा था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं ये। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। और इन दोनों का सम 180 क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। अगर इस लाइन से ब्रेक करें तो इधर वाला और इधर वाले का सम 180 होगा। समझ आया? ये चीज क्लियर हो गई सबको? बोलो, बोलो। क्लियर है? हाँ, याद रखोगे? ठीक है। तो हेडिंग डालो, और एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रूफ नहीं करना, बस फिगर बनाना है और कौन सा एंगल किसके इक्वल है ये लिखना है। और फिर चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। अच्छा मुझे बताओ, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? समझ में आया हो तो। अगर मैं ये वाला एंगल पूछूं, तो ये इस कोड के साथ बना हुआ है ना? तो इस कोड को अल्टरनेट सेगमेंट में एक एंगल बनाना पड़ेगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट मतलब ये राइट साइड है तो लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड अगर हम इससे कोई, इस वाले कोड से कोई भी एंगल बना दें लाइक दिस, ये एंगल बना दिया हमने, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, समझ आया ना? तो किसी भी कोड से हम एंगल बनाए टेंजेंट के साथ, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में उसी कोड से बने हुए एंगल के इक्वल वो हो जाएगा। समझ आया? हम्म। फिगर बन गया? तो यहाँ पे रिजल्ट्स लिख देंगे हम हेयर। एंगल एस आर क्यू विल बी इक्वल टू एस टी आर। एंड दूसरा एंगल, एंगल एस आर पी विल बी इक्वल टू एस यू आर। ये दोनों रिजल्ट्स मार्क कर देना फिगर के नीचे। और फिर आ जाओ आप 10.1 एक्सरसाइज पे जल्दी से। नहीं, कुछ भी इसमें 90 डिग्री का नहीं है। अगर ये कोड 90 डिग्री की होती तो ये डायमीटर बन जाती ना। किधर की साइड? सेंटर से इधर की साइड होती तो डायमीटर हो नहीं सकती थी, फिर तो 90 डिग्री की हो ही नहीं सकती, क्योंकि डायमीटर ही 90 डिग्री की होती है और कोई कोड नहीं होती 90 डिग्री की। टेंजेंट के साथ डायमीटर ही एक ऐसी कोड है जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और कोई नहीं बनाएगी। अगर कोई कोड 90 डिग्री का एंगल बना रही है दैट मीन्स वो डायमीटर है, और अगर डायमीटर एंगल बना रही है दैट मीन्स वो 90 डिग्री का एंगल है। समझ आया? और अगर अपन इसको डायमीटर मान के लिख देते हैं ये रिजल्ट्स, तब तो ये रिजल्ट फिर स्पेसिफिकली डायमीटर के लिए बन गए। बट ये रिजल्ट्स केवल डायमीटर के लिए नहीं है, किसी भी कोड के लिए, तो हम नहीं मानेंगे कि ये डायमीटर है। ठीक है? हाँ। हो गया। हम्म। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ।
वन कब करवाई? अभी वैसे 5 मिनट के बाद आप टू बोल सकते हो, क्योंकि 5 मिनट की है वो वन। मैं स्कूल में फास्ट चल रहे हैं ऐसे कह रहे हो? तो स्कूल में तो अभी क्या हमेशा से फास्ट चलते हैं। कोर्स भी हो जाएगा, अभी अगले महीने 11th भी शुरू हो जाएगी, चिंता मत करो। हम करते थे, वो कराते थे कि नहीं कराते ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इतना याद है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मतलब उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी। नॉलेज मतलब वो जो कॉन्सेप्ट्स बताते थे वो क्रिस्टल क्लियर बताते थे। अब वो सारे क्वेश्चंस कराते थे नहीं कराते थे, सही बात बताऊं तो ये मुझे याद नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई। पर हम सारे करते थे ये मुझे याद है, मेरी नोट्स की नोटबुक में एक एक क्वेश्चन। अब वो कराते थे या हम अपने आप करते थे वो नहीं पता। हो सकता है कि वो करवा देते हो एक दो, फिर बाकी हम अपने आप करते हो, ऐसे होता होगा। ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि उनकी नॉलेज में कुछ कमी थी, क्योंकि अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो कहीं ना कहीं उनका रोल है, क्योंकि बचपन में तो उन्होंने ही पढ़ाया ना। ठीक है। बाद में बड़े होने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर कभी नहीं होते, होते हैं तो बचपन में ही हो जाते हैं, और नहीं होते हैं तो फिर एंड तक नहीं होते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना। स्कूल लेवल की पढ़ाई होती है ना, वहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, अगर होने होते हैं तो। बाद में तो हो ही नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए आप भी अभी से ही करो, बाद में नहीं हो पाएंगे। हाँ, मैं सवाल जवाब बहुत करता था, और इस कारण से मैं कई बार क्लास से बाहर भी भेज दिया जाता था। मतलब उटपटांग सवाल जवाब, सर ऐसा क्यों? जैसे ये मिहिका करती है। बट फर्क ये है कि मैं इसको क्लास से बाहर नहीं भेजता, उस टाइम हमको भेज दिया जाता था। हाँ, तो कुछ ऐसा था। चलो एनीवेज, आओ पुरानी बातों पे क्यों हम याद करें। पुरानी बातें ज्यादा याद नहीं करनी चाहिए। चलो आओ। भूत और भविष्य दोनों ही चीज जो होती है, उस दोनों ही चीजों के बारे में ज्यादा सोचना हानिकारक होता है। हमेशा प्रेजेंट के बारे में सोचो। ठीक है। यस, एक्सरसाइज नंबर 10.1। क्वेश्चन नंबर वन, जिससे पूछूं मी का बताओ। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव? इनफाइनाइट टेंजेंट्स। लिखो इसका आंसर, मैं बोल रहा हूं। अ सर्किल हैज, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर लिखो, बातें नहीं। A circle has infinite number of points. A circle has infinite number of points lying on it, lying on it, and we can make a tangent using each point as point of contact, as point of contact. Thus a circle can have infinite number of tangents. ये एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। फुल स्टॉप। सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से। क्या लिखा, समझ में आया? सर्किल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट को यूज करो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह, और एक एक टेंजेंट बनाए जाओ।
तो पॉइंट्स इनफाइनाइट है तो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट भी इनफाइनाइट हो गए, और पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट इनफाइनाइट है तो फिर टेंजेंट्स भी इनफाइनाइट हो गई। गॉट इट? अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल कर दूं तो आंसर चेंज हो जाएगा। फेरबदल करूं? ये लिख लिया सबने? ओके। अगर मैं इसमें पूछूं हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव यूजिंग अ पॉइंट लाइंग ऑन इट, उसके ऊपर कोई एक पॉइंट ला कर रहा है, उसको यूज करके कितने टेंजेंट्स बना सकते हो? अब आंसर क्या हो जाएगा? वन। और अगर लाइंग ऑन इट की जगह लाइंग इन द एक्सटीरियर ऑफ इट लिख दें, फिर वापस आंसर चेंज हो गया। एक्सटीरियर में एक कोई पॉइंट है उसको यूज करके टू, और अगर इंटीरियर कर दें तो फिर आंसर चेंज हो गया। अब बताओ। जीरो। जीरो वन टू याद किया था ना, इंटीरियर में जीरो, ऑन द सर्किल वन, और एक्सटीरियर में। अब ये कुछ भी गिवन नहीं है, जस्ट ऐसे ही पूछ लिया तो फिर इनफाइनाइट। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स? बताओ। एक सर्किल की तरफ आती हुई टेंजेंट उस सर्किल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? वन। अब पॉइंट और एस लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये एक पॉइंट और दो पॉइंट्स कुछ भी आंसर हो सकता है, बट हमारा आंसर क्या है? हाँ, पूरी लिखनी है पर घर जाके। वन पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए व्हाट? एक लाइन जो सर्किल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे उसको क्या कहते हैं? सीकेंट। सर्किल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट? सर्किल में कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं? दो ही हो सकती हैं? बहुत सारी हो सकती हैं। एक जैसी? अच्छा, पैरेलल एक जैसी होती है? हाँ। टू या बहुत सारी? बोलो आदित्य, क्या नाम है आदित्य? टू। जैसे सर्किल है। ओके। अब इसमें सपोज करो मैंने एक टेंजेंट बनाई हूं, और इससे पैरेलल एक टेंजेंट बनानी है। ओके, इससे पैरेलल एक टेंजेंट बनानी है, तो ये बन गई। ठीक है, तो दो ही बन पाई। अगर मैं तीसरी टेंजेंट बनाऊं, अगर इससे तीसरी पैरेलल लाइन खींचूं तो वो तो सीकेंट बनेगी, टेंजेंट नहीं बनेगी। या फिर बाहर बनाऊं तो ना टेंजेंट बनेगी ना सीकेंट बनेगी। तो पैरेलल तो टेंजेंट दो ही बनेगी। वन मोर थिंग, अगर इस पैरेलल टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ के लाइन सेगमेंट बना दें तो वो हर हाल में डायमीटर होगा, याद रखना। वो लाइन सेगमेंट हर हाल में क्या होगी? सेंटर से पास करेगी और क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। दो पैरेलल टेंजेंट्स के पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या होती है? डायमीटर होती है। इसका क्वेश्चन भी आएगा हमारे पास अभी। हाँ, तो इसका आंसर चेक करो, टू ए की इनफाइनाइट है? चेक करो फटाफट। उसको तो भूल ही गए हम डिस्कस करना, जो मेन मुद्दा था। टू। ठीक है। ओके। अब कुछ बच्चे ये वाला लॉजिक लगा दें तो देखो, मैंने एक टेंजेंट यहां बनाई और उसके पैरेलल यहां बनाई, तो ये ब्लू वाली भी तो पैरेलल है आपस में। फिर मैंने एक टेंजेंट ये बनाई और ये बनाई, तो ये ग्रीन वाली भी आपस में पैरेलल है। तो ऐसे तो पैरेलल टेंजेंट्स बहुत सारे इनफाइनाइट बना सकते हैं, लेकिन वो एट ए टाइम तो दो ही हैं। तो यहां पे सवाल एट ए टाइम का पूछा जा रहा है। समझ आया? क्लियर है? तो एट ए टाइम अपन दो से ज्यादा नहीं बना सकते जो आपस में पैरेलल है। मतलब देखो, ये वाला पेयर पैरेलल है आपस में, ये वाला पेयर पैरेलल है आपस में, ये वाला पेयर पैरेलल है आपस में, ये वाला पेयर पैरेलल है, लेकिन ये आपस में ही पैरेलल है, एक दूसरे से पैरेलल नहीं है। जैसे अभी ये ब्राउन कलर वाली टेंजेंट ब्लू कलर वाली से पैरेलल नहीं है, ब्लू कलर वाली ग्रीन वाली से नहीं है, और ग्रीन वाली ब्राउन वाली से नहीं है, नहीं है ना? अगर ये आपस में पैरेलल होते फिर आंसर होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो एट ए टाइम तो दो ही टेंजेंट्स है ना जो आपस में पैरेलल है, तीसरी भी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हुआ है। अंडरस्टूड है? ठीक है, जब अपन पैरेलल टेंजेंट्स बनाएंगे तो सारी एक साथ नहीं बनाएंगे, एट ए टाइम अपन दो ही बनाएंगे।
और दो से तीसरी बनाने में जाएंगे तो नहीं बन पाएगी। फिर आपको एक ऐसी टेंजेंट बनानी पड़ेगी जो उनके पैरेलल ना हो, उसके पैरेलल एक और बन सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या भर देंगे अपन, 2। नेक्स्ट। क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। बस ये आंसर, ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक सर्किल में कितनी टेंजेंट्स बन सकती है। क्योंकि अगर अपन एट ए टाइम वाला केस ना लें तो वो पहला क्वेश्चन ही हो गया ना, मैं कितनी टेंजेंट्स बन सकती है। ठीक है, क्लियर है, तो फिर वो उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा कि एक सर्किल की कितनी टेंजेंट हो सकती है। ठीक है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल, जल्दी से बताओ। एक सर्किल और एक सर्किल की तरफ आता हुआ टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 centimeter. Length PQ is what? ठीक है, सर्कल बना दो फटाफट। इसका आंसर क्या कह रहे हो, 13 आएगा? इसका आंसर 13 नहीं आएगा। ट्रिपलेट 5 12 13 का तब बनता है जब 13 हाइपोटेन्यूस हो। ये भी तो हो सकता है कि 12 हाइपोटेन्यूस हो। क्यों, 12 सेंटीमीटर किसी ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस हुई। चलो सर्किल बनाओ। एक सर्किल है, सेंटर हम ओ मार्क कर ही देंगे इसका। अब एक टेंजेंट है पी क्यू एट ए पॉइंट पी। अब देखो कैसे पता चल रहा है कि सर्किल के ऊपर कौन सा पॉइंट है। पॉइंट कॉन्टेक्ट कौन सा है, पी ऑफ ए सर्किल लिखा हुआ है। पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल, दैट मीन्स सर्किल के ऊपर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी है। तो लेट से ये मैं मार्क कर देता हूं, कहाँ मार्क करूं, यहाँ मार्क कर देता हूं पी। ठीक है, रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैसे मार्क करते हैं, ओ से लेके पी रेडियस माना जाता है। ये है 5 सेंटीमीटर। अब इस पी पर हमको एक टेंजेंट बनानी है पी क्यू। पी पे एक टेंजेंट बनानी है पी क्यू। ठीक है, तो लेट से मैं टेंजेंट बनाता हूं पी क्यू। पी क्यू। और अब टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट पी क्यू, देखो जो मैंने फिगर बनाया उसमें टेंजेंट पी क्यू है या नहीं है, चेक करो। टेंजेंट पी क्यू है। उसके बाद ये है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, देखो लिया है मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। रेडियस 5 है, देखो लिया है मैंने रेडियस 5। आगे बढ़ो। अब ये जो टेंजेंट है एक लाइन को मीट करती है। ये जो टेंजेंट मीट करती है कौन सी लाइन को, एक ऐसी लाइन जो सेंटर ओ से बनाई गई है। तो ये सेंटर ओ से देखो एक लाइन बनाई गई है, बनाई गई है। तो इस लाइन को ये टेंजेंट मीट कर रही है, कहाँ मीट कर रही है, क्यू पे। समझ गए, सेंटर ओ से थ्रू एक लाइन जा रही थी, उस लाइन को ये टेंजेंट मीट करती है क्यू पे। तो आगे का पोर्शन काम का नहीं है, इसलिए मैंने क्यू पे ही रोक दिया उसको। बाकी वो एक लाइन थी कंटिन्यू, क्यू के आगे भी कंटिन्यू थी वो लाइन, ओके। और सो दैट इस तरीके से मीटिंग होती है कि ओ क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो जाती है। तो डायमेंशन के हिसाब से चाहो तो ये फिगर थोड़ा सा गलत माना जा सकता है, क्योंकि देखो ये मैंने बराबर बना दिया, ये और ये दोनों 5 बना दिया ना। तो हमको अगर ये अगर 5 लिया है तो उसको कितना लेना है, 12। तो थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा। समझ आया, तो थोड़ा सा लंबा खींच दो इसको 12 सेंटीमीटर तक। एस, ठीक है, काफी है, अब 12 मान लेंगे हम इसको। उसके बाद फिर ये ओ क्यू है जो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, और अभी ओ क्यू। अब सुनो भाई, राइट एंगल ट्राइंगल में इधर देखो आदित्य, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है, मानते हैं। पर वो तब बनता है, कब बनता है,
जब यहाँ पे 90 डिग्री बनता हो। तो यहीं पे तो 90 डिग्री बन रहा है, तो 13 सेंटीमीटर आंसर इनकरेक्ट है क्या, चेक करो। ओके, ओ क्यू है ना 12, गलत मार्क किया मैंने। पी क्यू 12 थोड़ना है, पी क्यू तो निकालना है। ओ क्यू है 12, है ना, तो 12 सेंटीमीटर ये है। हाँ, तो अब 5 12 13 देखो, अब देखो, ये 5 12 और ये 13 हो जाता। अगर ये हाइपोटेन्यूस होती दैट मीन 90 यहां बनता। तो यहाँ पे 90 बनने की गारंटी थोड़ी ना है। गारंटी कहाँ है? सर्किल और टेंजेंट के बीच में, तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ओ क्यू हाइपोटेन्यूस है। तो ओ क्यू हाइपोटेन्यूस है, तो सबसे लंबी साइड 12 है। तो फिर दूसरी साइड 13 कैसे होगी? 13 12 से लंबी तो साइड हो ही नहीं सकती ना। तो 12 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करके आएगा। समझ आया अभी? इसको 13 सेंटीमीटर मार्क करो और फिर लिखो। सॉरी, 13 क्या, 13 नहीं, कुछ भी मत लिखो, निकालना है हमको, है ना। ये गिवन है, एक तो रेडियस ओपी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ऑल्सो पॉइंट क्यू लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल such that OQ equal to 12 सेंटीमीटर। Now we know that a tangent is perpendicular to the radius of a circle. So so टेंजेंट कौन सा है हमारा? टेंजेंट कौन सा है बोलो यहाँ पे? पी क्यू। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, रेडियस कौन सा है बोलो? ओपी। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलो, अब पाइथागोरस लगाना है अपने को। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे राइट एंगल वाला? बोलो। ओपी क्यू बन रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री भी मार्क कर देना पी पे, फिगर के अंदर भी। नाउ इन ट्राइंगल ओपी क्यू, एंगल ओपी क्यू इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। ओपी इक्वल टू व्हाट? 5। ओ क्यू इक्वल टू व्हाट? 12 सेंटीमीटर। पी क्यू इक्वल टू व्हाट पता लगाना है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो बाय यूजिंग, क्या लिखना है? क्यों नहीं लिखना? पाइथागोरस थ्योरम से ही तो निकाल रहे हो, किससे? हाँ, पहले का मतलब ये था कि पिछली क्लासेस में ये पाइथागोरस थ्योरम अभी सीखी थी अपने ट्रिग्नोमेट्री में। पहले तो बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन इस बार रिपीट हुई है ना। ट्रिग्नोमेट्री में रिपीट नहीं हुई। बिना पाइथागोरस की ट्रिग्नोमेट्री कर ली तुमने। चलो अभी बात करते हैं उस पर भी। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, बोलो किस किस का स्क्वायर हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हमारी ओ क्यू है ना, तो ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू। मैंने कल अलग बैठने के लिए बोला था। हाँ, बोला था कि नहीं बोला था? फिर क्यों बैठे यहाँ पे?
कौन बैठा है? तुम कैसे अंदर साथ में बैठे हो? हम्म। ये रही चौथी आगे। जो लेट आएगा वो आगे आगे बैठेगा। उठो अभी उठो, कौन आया था चारों में से सबसे लेट कौन आया था ये बताओ। ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? पी क्यू स्क्वायर की। तो पी क्यू स्क्वायर हो जाता है ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। तो ओ क्यू की वैल्यू क्या है 12, और ओपी की वैल्यू क्या है 5। सो 144 - 25 कितना होता है? 119। अब ये 119 तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू है ना, हमको किसकी चाहिए? पी क्यू की। हमको किसकी चाहिए? पी क्यू की। तो पी क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो वहां जाके क्या बन जाएगा? रूट। रूट 119 सेंटीमीटर। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऊपर लिख रहा हूं मैं। हेंस लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू इज √119 सेंटीमीटर। हो गया नोट डाउन? हो गया नोट डाउन? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमको मोस्टली क्वेश्चंस इसमें मतलब आधे क्वेश्चन है लगभग इसी अप्रोच पे। ये बहुत सरल सी अप्रोच लगी होगी आपको। आधी एक्सरसाइज अगली वाली, ये वाली तो हो ही गई, खैर अगली वाली आधी एक्सरसाइज इसी अप्रोच पे खत्म हो जाएगी। तो कुल मिला के राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। तीन मिलेगी। एक रेडियस होगी, एक टेंजेंट होगी, और एक एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन होगी। बोलो पहली लाइन क्या होगी? दूसरी लाइन टेंजेंट, और तीसरी लाइन एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन। जैसे एक्सटर्नल पॉइंट क्यू था, तो क्यू को ओ से ज्वाइन करने वाली लाइन ओ क्यू है। इन तीनों लाइन में से टेंजेंट सबसे बड़ी लाइन नहीं होगी। वो जो एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन है वो सबसे लंबी होगी, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज बनेगी। समझ आया? तो हमेशा, क्योंकि टेंजेंट में 90 डिग्री बनेगा तो सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज बनेगी। तो वो जो तीसरी लाइन बन रही है, अगर वो निकालनी पड़े तो उन दोनों के स्क्वायर को जोड़ दो। और वो नहीं निकालनी, या तो रेडियस निकालना है या टेंजेंट निकालनी है, तो फिर माइनस करो। जैसे इसमें टेंजेंट निकालनी थी तो उस लेंथ में से उस लेंथ का स्क्वायर माइनस किया है हमने। ठीक है, ये सिंपल सी अप्रोच से हम आधी एक्सरसाइज अगली खत्म कर देंगे। समझ आया? अब बात करते हैं कि ये सब लिखना है कि नहीं लिखना। तो आधी एक्सरसाइज में तो केवल और केवल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। या तो रेडियस देके टेंजेंट पूछेगा, टेंजेंट देके रेडियस पूछेगा, या दोनों देके ये लेंथ पूछेगा जो एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है। तो इस टाइप के अगर सवाल आ रहे हैं जो डायरेक्ट है उसमें तो लिखना है। पर इससे एडवांस सवाल आ जाए, मतलब इस अप्रोच को यूज करके दूसरे सवाल आ जाएं, तब हम ये छोटी मोटी चीजें इग्नोर करके सीधे ही लिख देंगे। अब इसमें तो डायरेक्ट सवाल ही यही है कि लेंथ निकालो, और वो लेंथ पाइथागोरस से ही निकल रही है, और कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं हम। तो इसलिए इसमें तो लिखना है। समझ आया? ठीक है। मतलब ये एक, दो और ये तीन, इन तीन साइड्स में से दो साइड देके तीसरी साइड पूछे और सवाल केवल इतना सही हो, आगे कुछ हो ही ना। रेडियस टेंजेंट देके ओ क्यू पूछ ले, ओ क्यू टेंजेंट देके रेडियस पूछ ले, या रेडियस ओ क्यू देके टेंजेंट पूछ ले। इतना सही सवाल है बस। तो ये पूरा मेंशन करना है भैया, पाई पाई वो हो गया, ये हो गया। लेकिन सवाल एडवांस है, उसमें बस मुझे ये पार्ट को यूज करना पड़ रहा है, और आगे और भी है सवाल। अगर ऐसा सवाल है तो फिर इतनी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, फिर अपन सीधे ही लिख देंगे ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, 90 बन रहा है, और सीधे पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे अभी मेंशन नहीं भी करें तो चलेगा। क्लियर है? क्लियर है अभी कब क्या करना है, कब क्या करना है? तो आधे सवालों में करना है, आधे में नहीं करना। कुल मिला के बात इतनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ड्रॉ a circle and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and other a secant to the circle। बोलो क्या सवाल समझ आया? सबसे पहले क्या कह रहा है? ड्रॉ ए सर्किल। चलो सब लोग सर्किल बनाओ। कितने रेडियस का नहीं पता, कितने भी रेडियस का एक सर्किल बनाओ। बन गया?
सबसे पहले कौन आता है क्लास में? कल से सबसे पहले जो आएगा उसकी एक ड्यूटी है। एक तो ये सारी खिड़कियां खोलना, सारी इन द सेंस ये चार, दो ऊपर की दो नीचे की, चार। ठीक है। दूसरा ये गेट खोलना। अब गेट कैसे खोलेगा? गेट तो खुल जाएगा, उसको फंसाना है डंडे से, ताकि सफोकेशन ना हो। ठीक है। ओके। और फिर जाते टाइम जो सबसे लास्ट में निकलेगा उसकी ड्यूटी है सब बंद करके जाना। सुन लिया क्या? आते टाइम जो सबसे पहले आएगा उसकी ड्यूटी है इन सबको खोलना, और जाते टाइम जो लास्ट में क्लास से निकला उसकी ड्यूटी है इन सबको वापस बंद करके जाना। ठीक है। क्लियर? लाइट्स, फैन, खिड़की, दरवाजे, सब है ना। ड्रॉ ए सर्किल। सर्किल बन गया? कहाँ बना? हाँ जी। अब सर्किल में क्या कह रहा है, दो लाइंस बनाओ जो कि एक गिवन लाइन के पैरेलल हो। यानी कि एक गिवन लाइन है हमारे पास, कोई सी भी गिवन लाइन है। तो लेट से गिवन लाइन हम मान लेते हैं, कहाँ माने, गिवन लाइन हम मान लेते हैं ये है वो गिवन लाइन। एक लाइन बना दो ऊपर, लाइन एल। कोई से भी गिवन लाइन बना दो। बना दी? अब इस गिवन लाइन के पैरेलल दो और लाइनें बनाओ। एक तो गिवन लाइन हो गई, देखो तीन लाइंस हैं। टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन, तो टोटल तीन लाइन। तो ये दोनों लाइन गिवन लाइन के पैरेलल बनानी, तो पहले गिवन लाइन को बनाना पड़ेगा। तो पहले गिवन लाइन बना ली हमने, लाइन एल। अब दो लाइंस ऐसी बनाओ, एक तो बने इस लाइन के पैरेलल, और सॉरी एक इस सर्किल पे टेंजेंट, और दूसरी बने इस सर्किल पे सीकेंट। समझ आया? एक तो बने इस सर्किल पे टेंजेंट और दूसरी बने इस सर्किल पे सीकेंट, और वो टेंजेंट सीकेंट आपस में पैरेलल हो, इस लाइन के भी पैरेलल, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो। गिवन लाइन, टेंजेंट, सीकेंट, ये तीनों लाइंस आपस में क्या हो, पैरेलल। बना सकते हो? बना के मेरे को दूर से तो कैसे बनाया है? गिवन लाइन का है। अच्छा। अब लॉजिक तो ये है कि इस लाइन से पैरेलल एक ऐसी लाइन बना दी हमने जो ये टेंजेंट है, देखो ये टेंजेंट है क्या? है टेंजेंट। लेट से टेंजेंट को हम ले लेते हैं पी क्यू। ओके। पी क्यू आर ले लो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी ले लो एक, पी क्यू आर। ठीक है। और सीकेंट इसी के पैरेलल एक और बनानी है। सीकेंट क्या करेगी, जो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी सर्किल को। तो ये बना दी हमने इसी के पैरेलल एक सीकेंट भी। ठीक है। इसका नाम रख देते हैं हम ए बी, या फिर ए, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो भी लिखो बी सी डी। दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई दिखनी चाहिए ना। जब मुद्दा ही है कि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है। तो ऐसे तो सबने बना लिया। अब ऑब्वियस बात है कि ये सवाल तो एग्जाम में आएगा नहीं ऐसा एक्टिविटी बेस्ड। बट अब लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग सोचने वाला सवाल ये है कि हमने तो अंदाजे से पैरेलल बना दी, बट क्या ये पैरेलल हैं आपस में? क्या ये वाकई में आगे जाके नहीं भिड़ेंगी, या भिड़ेंगी? नहीं भिड़ेंगी। तो सवाल ये है कि एक गिवन लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन कैसे बनाते हैं? एक एक्सटर्नल पॉइंट को यूज करके। एक एक्सटर्नल पॉइंट को यूज करके, जैसे सपोज करो सबसे पहले आपने लाइन एल बनाई, इधर देखो स्क्रीन पे, लाइन एल बना दी सबने। अब जो दूसरी लाइन इससे पैरेलल बनानी है वो एक पॉइंट से पास कर रही है, ये तो पता है, वो पॉइंट है ये वाला। क्योंकि अगर वो टेंजेंट है तो उस पॉइंट से पास करेगी। इसको हमने क्यू माना था। तो अब सवाल ये हो गया कि लाइन एल के पैरेलल ऐसी लाइन बनाओ जो क्यू से पास करती हो, है ना। लाइन एल से पैरेलल एक ऐसी लाइन बनाओ जो कहां से पास करती हो। तो वो लाइन कैसे बनाई जाए? है किसी के पास हिंट्स? आप समझना ही नहीं चाहते ना, आप अपना रिमेनिंग पेंडिंग वर्क निपटाना चाहते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब समझा रहे होते हैं तब तो आप इधर उधर देख के वो कर खत्म कर रहे होते हो कि सर तो क्या है, बोलने दो, मैं तो अपना काम करूं। हम्म। क्या बताओ?
हम्म। एक डायमीटर बना दो। अच्छा फिर डायमीटर से लाइन पैरेलल कैसे बनी? इस पॉइंट से लाइन एल पे एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। अच्छा परपेंडिकुलर कैसे खींचते हैं? सीधी लाइन खींच दो। तो जब सीधी लाइन यूं ही खींचनी है तो यूं ही खींच दूं फिर मैं। वही तो प्रूफ चाहिए कि जो हम सीधी लाइन खींच रहे हैं वो परपेंडिकुलर या पैरेलल बन रही है कि नहीं। 90 कहाँ बनाऊं? 90 बनाने के लिए एक पॉइंट चाहिए ना। मैंने क्यू से लाइन खींची, क्या गारंटी है सामने 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी? तो फिर जब सीधी खींचनी है तो यूं ही सीधी खींच दूंगा ना मैं। वो सीधी तो नहीं खींचनी, प्रूफ के साथ कि हाँ ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। हाँ बोलो। रेडियस से खींचूं दैट मीन्स पॉइंट क्यू पे क्या करूं? एक यूं। अब क्यू को ओ से ज्वाइन कर दूं, मतलब क्यू को ओ से ज्वाइन किया फिर आगे। अब अगर आप क्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट तो बन जाएगा, लेकिन वो टेंजेंट आगे से एल से भिड़ेगा नहीं भिड़ेगा, ये गारंटी खत्म हो गई। आपको दोनों काम करने हैं, आपको टेंजेंट भी बनानी है और एल से भिड़ाना नहीं है। तो अब सर्किल को तो भूल जाओ, देखो इधर आओ, ये लो मैं सर्किल ही हटा दिया मैंने। ये सर्किल हटा दिया मैंने, हटाओ हटाओ, सर्किल ही हट गया। सवाल तो केवल इतना है, एक ऐसी लाइन बना के दिखाओ जो क्यू से पास थ्रू करती है और एल के पैरेलल हो। वो ऑटोमेटिकली उस पर टेंजेंट होगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल पॉइंट क्यू लिया है मैंने सर्किल के ऊपर लिया है। तो क्यू से पास थ्रू करने वाली लाइन टेंजेंट ऑटोमेटिक बन जाएगी, आप तो बस इसके पैरेलल बना दो उसको। यानी कि सवाल ये है, सुनना सवाल क्या है। हाउ टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन यूजिंग एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। एक्सटर्नल प्लेन पॉइंट है सेम प्लेन पे, एक लाइन है, ऐसी कैसी लाइन बनाए जो इसके भी पैरेलल बने, उस पॉइंट से पास थ्रू करे। ये सारी चीजें हमने 8 9th क्लास की कंस्ट्रक्शन वर्क में सीखी थी, याद करो। अब आप यूज करो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स के कॉन्सेप्ट। याद है किसी को? एक लाइन खींचेंगे क्यू, यहां से खींच दूं मैं, कोई सी भी लाइन खींच दूं। लेट्स से मैंने ये लाइन खींच दी, अब उसकी सीधी खींचूंगा तो फिर पैरेलल, हाँ फिर आगे। बेटा ये वाली लाइन ही तो चाहिए हमको, तो ये पहले कैसे खींच सकते हैं? आप ये वाली लाइन ड्रॉ करवा लो भाई, ड्रॉ एनी लाइन, ड्रॉ एनी लाइन पासिंग थ्रू क्यू एंड इंटरसेक्टिंग लाइन एल एट सम पॉइंट, लेट्स से सम पॉइंट मान लिया हमने ए। तो अब ये ट्रांसवर्सल बन जाएगी। तो कौन सा एंगल किसके इक्वल हो ताकि, कौन सा एंगल किसके इक्वल हो ताकि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाए, सवाल यही है। तो अगर मैं ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल कर दूं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। अब सवाल ये है कि एंगल कैसे इक्वल करें। तो मेरे को एक कॉम्पस दो तो मैं बताता हूं तरीका, एंगल कैसे इक्वल करते हैं। गिव मी एनी कॉम्पस, और मेरी तरफ देखो सब लोग। ये कॉम्पस खोला, टेक एनी रेडियस। ध्यान से सुनिएगा, ये कंस्ट्रक्शन वर्क 9 10 दोनों में ही हमारे ओमिटेड है। 9th में भी ओमिटेड है एंड 10th में भी ओमिटेड है, बट किसी टाइम पे ये सब करते थे बच्चे। तो आप सुन तो लो एटलीस्ट। हाउ टू ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू एन ऑलरेडी ड्रॉन एंगल। एक एंगल ऑलरेडी बना हुआ है, इसके इक्वल एक और एंगल कैसे बनाए? तो कितने भी रेडियस का सर्किल, रेडियस का आपका कॉम्पस खोल लो, खोल लिया। ए पे रखो, ए दिख रहा है यहाँ पे, ए दिख रहा है। ए पे कॉम्पस रखो, रखा। रख के एक आर्क ड्रॉ करो लाइक दिस। रख के एक आर्क ड्रॉ करो। ये ए इधर लिखता हूं मैं, समझ में अच्छे से आएगा। ये आर्क ड्रॉ कर दिया, और थोड़ा ढंग से ड्रॉ कर दो। ठीक है, अभी भी नहीं हुई? ठीक है, अभी आर्क ड्रॉ हो गई, हो गई। अब ये आर्क इसको और इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बस चल रहे हैं 2 मिनट। कर रही है, ये आर्क इसको और इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यस और नो? इसको। अच्छा एक और चीज, जितना आपने कॉम्पस खोल के ये आर्क बनाई थी, सेम उसी रेडियस की आर्क आप क्यू से भी बना दो।
अब क्यू से जब आप बनाओगे तो इधर तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, बट इधर कहां तक लेके जाना है नहीं पता, क्योंकि नीचे तो लाइन तो है ही नहीं इसके। तो आप अंदाजे से, भाई आपको ये तो अंदाजा है ना कि पैरेलल लाइन कहां से पास थ्रू होगी, तो अंदाजे से थोड़ा सा लंबा उसको खींच के छोड़ दो, जैसे मैंने खींच के छोड़ दिया। अब ऊपर मेरे पास दो पॉइंट है, एक और दो, लेकिन नीचे मेरे पास एक ही पॉइंट है, दूसरा पॉइंट मिसिंग है। ये दूसरा पॉइंट ही तो पता करना है। तो हम करेंगे अब इस रेडियस को चेंज। कितना रेडियस रखना है, ऊपर से नापो। तो कैसे नापेंगे देखना, कॉम्पस की सुई रखो यहां पे और पेंसिल रखो यहां पे, उसको कम ज्यादा करके एडजस्ट करो ताकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट उतना हो जाए। हो गया। अब आपके अंदर जो ये कॉम्पस के अंदर जो रेडियस सेट है वो कितना सेट है, यहां से लेके यहां तक, है ना। अब उसी रेडियस को यूज करते हुए आप यहां पर रखो सुई और काटो आर्क। आर्क पे आर्क, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, इसको इसको ज्वाइन करते हुए आगे ले जाओ। ये एंगल इसके इक्वल होगा और पीछे भी एक्सटेंड कर दो, ये लाइन इसके पैरेलल। समझ आया? समझ आया? दो बातें सीखी इससे हमने, एक ऑलरेडी ड्रॉन एंगल के इक्वल दूसरा एंगल कैसे बनाए, और साथ में ये भी सीख लिया कि ऑलरेडी ड्रॉन लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन कैसे बनाए। अब ये क्योंकि क्यू हमने, अब ये घर पे एक्टिविटी करके देखना, ये क्योंकि क्यू हमने सर्किल पे लिया था, बोलो, पूरी बात खत्म नहीं हुई मेरी। ये क्यू हमने किस पे लिया था, तो सर्किल पे लिया था, तो ये ऑलरेडी क्या बन गया, इसका टेंजेंट बन गया। लेकिन अब बात ये कि सीकेंट कैसे बनाए, सीकेंट कैसे बनाए। तो सीकेंट क्या है, जो सर्किल के ऊपर दो पॉइंट्स पे लाया कर रहा है ना। तो लेट से मैं यहां पे एक पॉइंट ले लूं आर, तो वो का वही प्रोसेस रिपीट करो। अब ये वाली लाइन तो बनी बनाई हो गई, और इस आर से वापस आपको एक लाइन बनानी है, तो वही सेम चीज कि आप आर से भी एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करो, वही एंगल खींचो, वही एंगल खींचो, इंटरसेक्ट कराओ और आगे बढ़ा दो। उसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर दो। इतना काम करते थे बच्चे आज से 3 साल या 4 साल पहले, जब ये कंस्ट्रक्शन वर्क ऑमिटेड नहीं था। पर इस क्वेश्चन में आपको ये काम क्यों, अच्छा कब करना होता है और कब नहीं करना होता है, कोई बताएगा? मतलब कब तो यूं ही लाइन पेन उससे खींच दो, और कब ये इसका इस्तेमाल करके प्रॉपर एक्यूरेट मेजर। क्या ऑमिटेड क्या है, सवाल तो है ना आपके सामने। ऑमिटेड क्वेश्चन तो है ना आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में हमको कॉम्पस से क्यों नहीं करना है, इसका जवाब दो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसका इस्तेमाल करोगे तो पुलिस पकड़ लेगी, हाँ? ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें, हथियार है या? अच्छा ये नहीं लिखा हुआ यूजिंग कंपास। हाँ आपने कुछ बोला, हाँ। कंस्ट्रक्ट नहीं लिखा हुआ, यूजिंग कंस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट और ड्रॉ में डिफरेंस होता है। ड्रॉ मतलब जस्ट ड्रॉ, यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। कंस्ट्रक्ट का मतलब ये जो अभी हमने किया ये था कंस्ट्रक्शन वर्क। तो अगर इसी सवाल में ड्रॉ ए सर्किल की जगह में कंस्ट्रक्ट ए सर्किल करके इसको करूं, तो अब आपको इसको इसका इस्तेमाल करना है। क्यों, ये आर्क वगैरह नहीं दिखेगी देखने वाले को? आर्क वगैरह नहीं दिख रही देखने वाले को, अंधा है वो नहीं दिख रही भाई आर्क बनाई है कि नहीं बनाई है इसने, एंगल इक्वल किए कि नहीं किए। बेटा वहां पे है ना महारथी बैठे हैं, आप जैसे 10-20 जनरेशन निकालने के बाद वहां पे पहुंचते हैं वो लोग, तो उनको सब पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा हुआ कि बच्चे ने क्या किया। चलो ये लो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।